फाइन। तो देखो आज की क्लास में हम लोग 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेक्निकल टॉपिक्स वगैरह भी है इसमें, समझे। 245 देखो जब ट्विटर को कहा गया था ना कि तुम रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करो, है ना। जैसे आईटी अमेंडमेंट किया ना भारत सरकार ने। आईटी मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस लाया था उसके लिए, आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। आईटी एक्ट 2000 में अमेंडमेंट करके नहीं, बस जो रूल्स और रेगुलेशन लाया था डिजिटल मीडिया के लिए या फिर तुम्हारा ये सोशल मीडिया के लिए जो लाया था, ट्विटर के लिए लाया था, फेसबुक के लिए लाया गया था ना। और कहा गया था कि जितने भी इंटरमीडिएट्स है, यानी कि ट्विटर हो गया या फिर तुम्हारा फेसबुक हो गया, आपको कुछ सर्टन गाइडलाइंस फॉलो करना होगा। तो अब क्या हुआ कि ट्विटर के ऊपर तो बहुत पहले से ही आया है, ट्विटर को बहुत दिन से कहा जा रहा है कि आप फॉलो करो। मगर ट्विटर क्या किया कि ये जो ना जाके पिटीशन फाइल कर दिया कर्नाटका में, कर्नाटका हाई कोर्ट में। और कर्नाटका का हाई कोर्ट बोला है कि क्या है ये, उल्टा उसके ऊपर पेनल्टी लगा दिया। तो ये बहुत ही जटिल एडिटोरियल है, यदि नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत टेक्निकल एडिटोरियल है, ठीक है। इसमें लॉ से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग, तो थोड़ा ध्यान देना। 246 देखो। अब देखो 246 ये बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है। देखो दुनिया में ये लगभग 6-7 साल का आंकड़ा लोगे ना, पूरा दुनिया में जितना नेट बंद हुआ ये 6-7 साल में, उसमें से 60% तो भारत में ही बंद हुआ है। तो इंडिया में कुछ भी होता है इंटरनेट बंद हो जाता है। वहाँ हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बहुत सारा जजमेंट है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू इंटरनेट होना चाहिए अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 21। तो गलत बात है ना ये। इस तरह मतलब कुछ भी छोटा बात हो जाता है, मान लो कि एग्जामिनेशन है तो उस समय भी आप इंटरनेट बंद कर दिए, वेरी बैड ना। उस समय दूसरा व्यवस्था हो सकता है। और अभी जानते हो कि अभी हर आदमी का लाइफ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, हर आदमी का ही लाइफ। कुछ भी होगा तो बोलेगा इंटरनेट से बुकिंग कर लो ना, कुछ भी होगा बोलेंगे नेट ऑन कर लो ना, PDF आ जाएगा। तो मतलब एवरीवेयर यू कैन फाइंड द एलिमेंट ऑफ इंटरनेट रिलेटेड टू योर लाइफ। तो इस तरह छोटे बात पे इंटरनेट बंद करना कोई अच्छी बात है क्या? तो वही हम लोग समझेंगे इसका। 247 देखो। 247 क्या है? अच्छा याद करो, कल का एक टॉपिक बताए थे तुम लोग को, बिहाइंड द कर्टन अक्रॉस इंडिया एंड वर्ल्ड, ऐसा था ना। उसमें एक बताए थे तुमको, ये जो वेदांता, हाँ वेदांता और तुम्हारा जो फॉक्सन कहाँ का है? ताइवान का। ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे थे ना चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बट क्या हुआ, मीनवाइल फॉक्सन निकल गया वहाँ से और बोला कि वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट का सब्सिडी लेकर अपने हिसाब से काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो उसका जो काउंटर पार्ट है वेदांता, वो उतना अच्छा नहीं है चिप मैन्युफैक्चरिंग में। उसको चाहिए हाईली टेक्निकल टीम चाहिए, यानी कि हाईली टेक्निकल पार्टनर चाहिए उसको। तो चलो, इट वॉज ऑल अबाउट योर चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो बोल रहा है कि भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे भी चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत जल्दी बदलता है, बहुत जल्दी बदलता है। वो 2 साल में ही चेंज हो जाएगा। उसका जो टेक्नोलॉजी है ना, वो समय के साथ बहुत चेंज होता है, यानी कि वो बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, समझे। तो इसलिए स्टूडेंट भारत को ना ATMP पे फोकस करना चाहिए, असेंबली पे फोकस करना चाहिए, पैकेजिंग पे फोकस करना चाहिए। ये सब चीज़ पे फोकस करने से ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। क्यों ऐसा बोला गया है ऑथर के द्वारा, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही टेक्निकल एडिटोरियल है ये। और उसके बाद देखो थोड़ा सिमिलर टॉपिक 248 टेक वार। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला ना कि हम अपना चिप, जो हमारा चिप है, जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है चिप से रिलेटेड, वो हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, यानी कि वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे चाइना को। और उसके रिटेलिएशन में क्या किया, चाइना ने ही बोला कि हम भी बहुत सारा चीज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह का टेक वार देखने को मिलता है इंटरनेशनली, तो वही समझेंगे हम लोग। चलो 245 कर्नाटका हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन ट्विटर, क्रिटिक्स से डिसकंसल्टिंग, यानी कि क्रिटिक्स का ये मानना है कि गलत है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो भी सुनाया, जो भी फैसला दिया है ट्विटर के अगेंस्ट, ये सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है, तो पहले विषय समझना होगा तुमको। उससे पहले सिलेबस देखते हैं स्टूडेंट। GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवैल्यूएशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये हिंदू पेपर में आया था 5 जुलाई को, ठीक ना। तो अब समझते हैं मैटर क्या है। देखो मैटर ये है स्टूडेंट, मैंने बता दिया है बिगिनिंग में ही
कि कर्नाटका हाई कोर्ट के पास पहुंचा था ट्विटर ये पिटीशन लेके कि सरकार ने बोला है बहुत कुछ हमको बोला है रेगुलेशन फॉलो करने के लिए, बट सरकार ने ठीक से सरकार जो हम पे इम्पोज कर रही है, जो हमको कह रही है कहने के लिए, वो अनप्रोपोर्शनेट है, यानी कि उतना भी नहीं करना चाहिए। यदि हम देखें आईटी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 69A है, उसके आधार पे जो भी गवर्नमेंट ने हमें बोला है करने के लिए वो सही नहीं है। तो ये पिटीशन गया लेके कहाँ पे? कर्नाटका हाई कोर्ट में। मगर कर्नाटका हाई कोर्ट ने बहुत ही झाड़ा है, बोला कि तुम कैसे बोल सकता है ये चीज़, और तुम कौन होता है ये बोलने के लिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, तुम तो फॉरेन एंटिटी है, तुम शांति से काम करो और 50 लाख रुपए पेनल्टी दो। तो बहुत ही हार्श जजमेंट है कर्नाटका हाई कोर्ट का। तो इसलिए ऑथर कह रहे हैं कि ये मैटर जल्दी जाके सुप्रीम कोर्ट में सुलझ जाना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। समझे? तो क्यों ऐसा बोला गया है समझो यहाँ पे। कर्नाटका हाई कोर्ट डिसमिस ए पिटीशन फाइल बाय ट्विटर। समझ गए ना? देखो कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसमिस किया जो भी पिटीशन फाइल किया था ट्विटर ने फाइल ये किया था स्टूडेंट कि गवर्नमेंट स्पेशली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, तो इसने बहुत सारा बोला था ट्विटर को कि आप बहुत सारा वेबसाइट को ब्लॉक करो, है ना, एंड यू हैव टू फॉलो माई रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी बोला गया था कि आपको फॉलो करना है, ये फॉलो किया ही नहीं। अब उस चीज़ को लेकर वहाँ चला गया कर्नाटका हाई कोर्ट में और ये पिटीशन को उसने खारिज कर दिया। ठीक है, क्योंकि बोला जज ने कहा है कि ये जो आपका पिटीशन है ये कोई इसका मेरिट ही नहीं है, ये फालतू का चीज़ है। इनफैक्ट जज ने 50 लाख का तुम्हारा है ना पेनल्टी भी इम्पोज कर दिया उसके ऊपर, और बोला कि 45 डेज़ के अंदर कर्नाटका स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को देना है तुमको, और यदि लेट हुआ तो अलग से पेमेंट भी देना पड़ेगा, 5000 भी देना पड़ेगा तुमको। बात समझ में आ गया ना? तो मैटर क्या है, मैटर समझो अच्छे से। तो ट्विटर पिटीशन एलाइज डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ पावर। अब देखो जो पिटीशन था स्टूडेंट, ट्विटर का भले ही ट्विटर का पिटीशन खारिज कर दिया कर्नाटका हाई कोर्ट में, मैं इसका था क्या, मैटर था क्या, वो पिटीशन था क्या उसमें? तो उसमें हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि कुछ आप वो कर लो, हाँ कंटेंट जो ब्लॉकिंग, बहुत सारा वेबसाइट को ब्लॉक करना था। ठीक है, तो इसको लगा कि ये तो गलत बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना क्यों बोलेगी, URL साइट्स को ब्लॉक करने के लिए क्यों बोलेगी, बहुत सारा वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए क्यों बोलेगी, बहुत सारे अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए क्यों बोलेगी, तो डायरेक्ट वहाँ चला गया। बात समझे? इसी चीज़ के इसलिए कहा जा रहा है कि इसको रिलीफ चाहिए था ओवर ब्रॉड एंड आर्बिट्री कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गया ना? तो जून में ही देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को लिखा था कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, हम तुमको बोल रहे हैं ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को कंप्लाइंस करने का, यदि तुम नहीं करते हो तो जो तुम्हारा चीफ ऑफिसर है उसके अगेंस्ट हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे। ये भारत सरकार का खुला चेतावनी था स्टूडेंट। बात समझ में आ गया ना? तो देखो उसके बाद भी नहीं किया और यहाँ पे कोर्ट में पहुँच गया। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग सम ऑफ द एस्पेक्ट पर्टनिंग टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज मेंशन इन द पिटीशन ऑफ ट्विटर। तो जब ट्विटर ने अपने मामला को वहाँ पे ले गया कर्नाटका हाई कोर्ट में, तो बहुत सारा चीज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो बात किया है। तो ये पसंद नहीं आया कोर्ट को, बोला कि तुम फॉरेन एंटिटी है और तुम जो यहाँ का यूज़र का तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बात करता है तो ये शोभा नहीं देता है, वो सरकार देख लेगा, वो हम लोग देख लेंगे, तुम अपना बात करो। ठीक है, देखो यहाँ पे तो द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट आर प्रोसीडरली एंड सब्सटेंशियली डिफीस ऑफ द। आप देखो अब ट्विटर का मानना क्या है, ट्विटर का मानना है कि जो भी भारत सरकार ने हमें निर्देश दिया, कंप्लाइंस फॉलो करने के लिए दिया, वो इनफैक्ट आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से नहीं है। आईटी एक्ट 2000 का एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है 69A, उसके आधार पे ये ऑर्डर है ही नहीं। एक्चुअली ये ऑर्डर क्या है, जो सरकार ने ऑर्डर दिया है हमें फॉलो करने के लिए, ये इसके अगेंस्ट है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए थोड़ा देख दीजिए, है ना, ऑर्डर, इसलिए ऑर्डर जो भी सरकार ने बोला है वो बहुत ज़्यादा है और आर्बिट्री है। ठीक है, और इसमें एक्चुअली सेक्शन 69A में देखोगे तो उसमें बताया गया कि नोटिस देना होता है कंटेंट ओरिजिनल, जो कंटेंट बनाता है ना, जैसे कोई वेबसाइट बनाया तो वेबसाइट का कोई मालिक होगा, कंटेंट्स होता है ना, कंटेंट्स क्रिएटर, दैट्स ओरिजिनेटर। तो यदि उसका तुमको शट डाउन करना है तो उसको भी नोटिस देना पड़ता है। तो इसमें ये बोला है कि भारत सरकार ने जो भी बोली है वेबसाइट शट डाउन करने के लिए, तो भारत सरकार ने उसको नोटिस तो नहीं दिया। और ये सब प्रावधान सेक्शन 69
ए में दिया गया है आईटी एक्ट में, तो भारत सरकार खुद ही सेक्शन आईटी एक्ट फॉलो नहीं कर रही है, सेक्शन 69 आईटी एक्ट तो फॉलो नहीं कर रही है, तो ये तो गलत हो गया। बात समझ में आए? ये ट्विटर का कंटेंशन है। देखो इसमें बोला जा रहा है स्टूडेंट कि सम अकाउंट्स एंड कंटेंट कुड पर्टेन टू, हाँ बोला कि बहुत सारा जो अकाउंट्स है जो भारत सरकार बोल रही है ब्लॉक करने के लिए, डिलीट करने के लिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज लोग का था, वो पॉलिटिकल पार्टीज लोग का है, पॉलिटिकल कंटेंट्स है उसमें। अब पॉलिटिकल कंटेंट्स इसका मतलब लोग उससे जुड़े हुए हैं, और यदि हम उसको ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ट्विटर का अपना दलील है स्टूडेंट। अब ब्लॉकिंग ऑर्डर जो इशू करना चाहिए वो सेक्शन 69A के हवाला ये इशू किया है, मगर भारत सरकार ये नहीं बता रही कि सेक्शन 69A कैसे लागू होगा। बात समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दो। भारत सरकार ने सेक्शन 69 आईटी एक्ट 2000 का इन्वोक करके इन लोगों को बोला कि आप सर्टन वेबसाइट ब्लॉक कर लो, मगर ट्विटर ये समझना चाहता है कि आखिर भारत सरकार ने किस आधार पे सेक्शन 69A को यूज़ किया है, उसके पीछे आधार क्या है। ठीक है, ये जानना चाह रहा है ये बात, समझे। और इसमें देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्डर आए हैं, ब्लॉकिंग ऑर्डर आए हैं, लगभग तुम्हारा फरवरी 2 2021 से लेके तुम्हारा फरवरी 28 2022 तक। तो कहने का मतलब 1-1.5 साल में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आए ऑर्डर कि भाई बहुत सारा वेबसाइट तुम ब्लॉक कर लो, मैं उसके बाद भी किया नहीं, और अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट का जो जज है उसका दिमाग खराब हो गया, तुमको इतना दिन से बोला जा रहा है, और लास्ट अल्टीमेटम दिया ना जून में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, वो इन्फॉर्मेशन है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अल्टीमेटम दिया कि अब कर लो, नहीं तो तुम्हारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा, जो भी चीफ ऑफिसर है ट्विटर का। मैं उसके बाद भी वहाँ गया, इसलिए गुस्से से क्या किया, 50 लाख का पनिशमेंट लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुमको समझना होगा कि जजमेंट क्या है, कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है। तो वो समझने के लिए पहले तुमको समझना होगा कि आखिर सेंटर ने क्या बोला था ट्विटर को करने के लिए। तो ट्विटर को बोला गया था कि तुम लगभग 1500 अकाउंट्स ब्लॉक कर दो, 175 ट्वीट को ख़त्म कर दो, 256 URLs कोड को ख़त्म कर दो, और वो जो 1 हैशटैग है उसको रिमूव कर दो अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म्स से। बात समझ में आ रहा है ना? और कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया, जो भी ये दुनिया भर का चीज़ बता रहा था कि पॉलिटिकल कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इससे लोग जुड़ा हुआ है, दुनिया भर का चीज़ बोल रहा था, वो सब चीज़ को टर्न डाउन कर दिया। आर यू गेटिंग मी? तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जितना भी दलील था ट्विटर का सभी को खारिज कर दिया है। वो बोला कि ये सब नहीं चलेगा, ये फालतू को बात मत करो, मेन मुद्दा का बात करो। बात समझ में आ रहा है ना? नंबर 1। सेकेंड क्या है स्टूडेंट, कोर्ट ने कहा है कि ट्विटर थोड़ी ग्रीवांसल मैकेनिज्म है। हाँ, अब सब जो पीपल का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो देख लेगा सब, तुमको क्यों ज़रूरत है। आर यू गेटिंग मी? समझ गया ना? तो इसलिए, और ट्विटर तो तुम तो फॉरेन एंटिटी हो, यू आर फॉरेन एंटिटी ना, तुम फॉरेन एंटिटी हो तो तुम थोड़े रखवाला रहेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो हम लोग देख लेंगे, तुम अपना बात करो। एंड कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो नोटिस जारी करने का बात होता है तुम्हारा कंटेंट ओरिजिनेटर का या फिर यूजर्स का, ये कंपलसरी नहीं है, और तुम हमको सेक्शन 69A का पार्ट पढ़ा रहा है। यानी कि बहुत ही हार्श बोला गया है कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा। बात समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? हाँ, अब यहाँ पे देखो, चलो ये तो हो गया, मगर क्रिटिक्स क्या कहते हैं यहाँ पे? क्रिटिक्स कहते हैं कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कर्नाटका हाई कोर्ट ने सेक्शन 69A को कंसीडर ही ठीक से नहीं किया, क्योंकि यदि हम सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट देखेंगे तो हर चीज़ वो है जो ट्विटर भी बोल रहा है वहाँ पे, ट्विटर का भी बहुत सारा चीज़ वैलिड है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे कि जिस तरह जजमेंट आया है कर्नाटका हाई कोर्ट का, तो इसका मतलब जो राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको दबा दिया गया, क्योंकि ट्विटर में यदि कोई भी वेबसाइट ब्लॉक हो जाता है तो ट्विटर क्या है, एक्सप्रेस करने का जरिया है, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका वो अंडरमाइन हो रहा है। नंबर 1 पॉइंट। और देखो स्टूडेंट, और इससे क्या होगा कि स्टेट के पास अनबिडल पावर मिल जाएगा, और स्टेट कोई भी वेबसाइट, कोई भी URL को ब्लॉक कर सकती है। और जानते हो कि अभी का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसमें तो अपोजिशन को इस तरह टारगेट किया ही जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये भी प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे बच्चे लोग, आखिर ये सेक्शन 69A होता क्या है, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000, इसमें बताया गया है कि स्टेट ब्लॉकिंग ऑर्डर दे सकता है इफ़ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का बात हो,
या डिफेंस ऑफ इंडिया का बात हो या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का बात हो या फिर इस तरह का रीजनेबल क्लॉज का बात हो तो दे सकता है। मगर ट्विटर मांग रहा है ना, ट्विटर ने बोला कि आखिर ये हमें बोला है ब्लॉक करने के लिए, सेक्शन 69A लगाया, तो किस आधार पे, कौन सा रीजनेबल आधार है उसका? तो ये आधार तो सरकार ने नहीं बोला। सरकार ऐसा भी तो कर सकती थी, सरकार ये बोल सकती थी कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बहाना हम तुमको बोल रहे हैं। सरकार ने ये भी तो नहीं बोला। सरकार ने खाली बोला कि 69A को वायलेट करता है, इसलिए आप वो कर दो, बैन कर, मतलब आप हटा दो कंटेंट्स। मगर कैसे करता है, कौन सा क्लॉज से करता है, उसके बारे में सरकार ने जानकारी नहीं दिया। अब देखो, इनफैक्ट हमारे पास ब्लॉकिंग रूल्स ऑफ 2009 भी है। ये क्या है स्टूडेंट, इसके आधार पे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है सो डैट यू कैन इम्प्लीमेंट सेक्शन 69A। जैसे आईपीसी और सीआरपीसी होता है ना, आईपीसी जब लगता है तो कैसे लगता है, सीआरपीसी के द्वारा। यहाँ पे समझो स्टूडेंट, सीआरपीसी फॉलो करके आईपीसी को लगाया जाता है, नहीं, इंडियन पेनल कोड को कैसे लगाया जाता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो करके। तो सिमिलरली सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट को जो लगाया जाएगा वो ब्लॉकिंग रूल्स ऑफ 2009 को फॉलो करके लगाया जाएगा। कहने का मतलब ये है, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो, इनफैक्ट श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देखो बहुत ऐतिहासिक ये केस हुआ था, जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का 2015 में। यहाँ पे सेक्शन 66, बढ़िया सुनना, तुमको पता होना चाहिए, सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट को टर्न डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। दो चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक किया था, यानी कि लीगलिटी चेक किया था दो सेक्शन का, एक सेक्शन 66 था और एक सेक्शन 69A था। तो सेक्शन 66 का लीगलिटी वैलिड नहीं हुआ, इसलिए उसको टर्न डाउन कर दिया गया था, बट 69A को रेक्टिफाई कर दिया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे। तो देखो, इसलिए श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बताया गया कि सेक्शन 69A वैलिड है। बात समझे, इसलिए वैलिड है क्योंकि वहाँ पे सेफ गार्ड दिया गया है। सेफ गार्ड क्या है कि यानी कि मान लो कि किसी भी इंटरमीडिएट्स को, यानी कि फेसबुक को, ट्विटर को, है ना, जितने भी इंटरमीडिएट्स है ना बच्चे लोग, ये सब फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, है ना, इसको आप बोल सकते हो कंटेंट हटाने के लिए। हाँ, उसके लिए सेफ गार्ड है। सेफ गार्ड क्या क्या है, देखो सब टोटल सेफ गार्ड है, और इसके लिए आपको नोटिस देना होगा फेसबुक को और व्हाट्सअप को, इंटरमीडिएट को आपको नोटिस देना होगा और ओरिजिनेटर को नोटिस देना होगा जिसका आप ब्लॉक करना चाहते हो। बट यहाँ पे देखो, ट्विटर सही तो गया था बोलने के लिए कि जो ओरिजिनेटर का जो वेबसाइट ब्लॉक करना चाहता है तो उसको नोटिस मिला कि नहीं मिला, उधर उसको भी तो इन्फॉर्म करना चाहिए। ये समझ में, कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा मैटर, समझ में आ रहा है तुम लोग को, बस ये समझ में आया। तो कहीं ना कहीं सेक्शन 69A में ये बात है, और जो ट्विटर वहाँ पे बोल रहा था कर्नाटक हाई कोर्ट में, मगर कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला कि हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम फॉरेन एंटिटी है, ठीक है, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिटिक्स लोग बोल रहे हैं कि कम से कम हाई कोर्ट को ये समझ लेना चाहिए था कि सेक्शन 69A में है क्या, ऐसे टर्न डाउन नहीं करना चाहिए था, पिटीशन को खारिज नहीं करना चाहिए था। आगे देखो, अब कर्नाटका हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट ऑब्जर्वेशन इंस्टीट्यूट कैन नॉट बी कंसिडर्ड। अब बताओ कर्नाटका हाई कोर्ट को क्या लगा स्टूडेंट कि जो भी श्रेया सिंघल के केस में जो भी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो यहाँ पे नहीं बैठेगा। इसका मतलब नोटिस प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है यूज़र्स को, ये तुम्हारा जो ओरिजिनेटर कंटेंट उसको प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का जो केस है कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, इसलिए ये सब केस सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को जल्द से जल्द क्लियर करे, अदरवाइज़ बहुत ही वेग हो जाएगा इसके अंदर। तो या तो आप इसको सही मानो, कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट सही मानो, या फिर सेक्शन 69 है उसमें अमेंडमेंट करो, या वो सही मानोगे तो फिर इसको टर्न डाउन करो, क्योंकि वेग हो गया ना। सेक्शन 69A को करोगे तो उसमें बताया गया है कि आपको वेल इन्फॉर्म करना होगा ओरिजिनेटर्स को, वेल इन्फॉर्म करना होगा यूजर्स को, वेल इन्फॉर्म करना होगा इंटरमीडिएट्स को, तो ये बात तो है इसमें। और इनफैक्ट 69A वैलिड रखा गया था श्रेया सिंघल केस में, और सेक्शन 66 को टर्न डाउन कर दिया गया था। तो यदि वैलिड नहीं होता तो उसी समय ये टर्न डाउन हो जाता है सेक्शन 69A। तो अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने जिस हिसाब से सेक्शन 69A को रखना चाहिए था उस हिसाब से रख नहीं पाए एज़ पर द क्रिटिक्स। तो ठीक है, इसका लीगलिटी चेक होगा, बाद में जाएगा मैटर सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर देखेंगे हम लोग। समझ में आया चीज़? हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था बच्चे लोग, समझे? नहीं समझ में आता तो कुछ नहीं समझ में आ, पढ़ लेना बाद में तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो, ये इजी है, ये समझने में बहुत आसान होगा तुम लोग। 246 GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन।
ये हिंदू पेपर में आया था स्टूडेंट 7 जुलाई 2023 को। तो देखते हैं यहाँ पे। अब देखो आंकड़ा देखना, इसमें जान के चौंक जाओगे। इनफैक्ट देखो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल में देखोगे ना, सरकार कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही है ये पैतराबाजी, ये जो मेथड है इंटरनेट को बंद करवा देना कोई भी छोटे बात पे, ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पे। चाहे वो कश्मीर का बात हो, चाहे मणिपुर का ही बात हो अभी जो चल रहा है। हाँ, मणिपुर जानते हो, आखिर जान रहे हो ना स्टूडेंट, कब का वीडियो कब लीक हुआ और क्या हो गया मणिपुर में, करेक्ट? तो मणिपुर में, पंजाब में, कश्मीर में, हमारे बिहार में भी जब वो अग्निवीर का जो हुआ था। और आज ही स्टूडेंट कहाँ पे, एक जगह बिहार में, जस्ट अभी का न्यूज़ आधा घंटा पहले का है, इंटरनेट समस्तीपुर, नहीं दरभंगा में 30 तारीख तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। हाँ, मुहर्रम है सर, इसलिए तो अभी जस्ट न्यूज़ आया है। देखो 2016 से लेकर 2022 तक का देखोगे, देखो यहाँ पे 7 साल देखोगे, इस 60% जो दुनिया यानी कि दुनिया में इंडिया 60% कंट्रीब्यूट करता है इंटरनेट शटडाउन के लिए फॉर द 7 ईयर्स। बहुत बड़ा संख्या है ना। एक कंट्री का कंट्रीब्यूशन 60% है। अब तुम खुद देखो कि फ्रांस में कितना प्रोटेस्ट होता है, मगर फिर भी नेट बंद नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि नेट बंद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नेट के ऊपर लाइवलीहुड बहुत डिपेंडेंट है। बंद कर देंगे तो फिर राइट टू लाइवलीहुड का क्या होगा, फिर राइट टू प्रोफेशन का क्या होगा फिर। अब तुम खुद देखो बच्चे लोग, तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पूरा प्रोफेशन इंटरनेट पर टिका हुआ है कि नहीं, बताओ तो। याद करो जब अग्निवीर का जो हुआ था तो 2-3 दिन हमको क्लास बंद करना पड़ा था। थे तुम लोग, थे ना? हाँ, PDF जाएगा ही नहीं, वो इंटरनेट बंद, क्लास बंद हो जाएगा। तो इंटरनेट इस लेवल तक जा चुका है, तुम लोगों को पता ही होगा इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट है। वर्क फ्रॉम होम करोगे, किससे करोगे? इंटरनेट से ही करोगे। तुम व्हाट्सएप देखेगा नहीं, स्टेटस सबका किससे देखेगा? या ब्लॉगिंग बनाता है तुम, कैसे बनाएगा फिर? तो और तुम इंस्टाग्राम से रील जो भेजोगे, कैसे भेजोगे? तो अब तो तुम्हारा भी कुछ है तो बताओ। देखो ये समझ में आ गया तुम लोग को। अब देखो 2012 से देखते हैं स्टूडेंट, तो एक संस्था के हिसाब से बताया गया कि भारत में लगभग 700 से प्लस टाइम्स, 700 से ज़्यादा टाइम इंटरनेट है ना, इंटरनेट शटडाउन इम्पोज किया गया है 2012 से लेके अभी तक 2022 तक। बहुत बड़ा संख्या है ना, ये बहुत बड़ा संख्या है ये स्टूडेंट ये। और ये देखो यहाँ पे, और भारत में जो बैन किया गया, इंटरनेट बंद किया गया है, 40 या 50% बंद किया गया बिकॉज ऑफ द कम्युनल टेंशन। वही राइट्स वगैरह होना, हिंदू मुस्लिम का जो, आखिर इस कंट्री में हिंदू मुस्लिम का ही प्रॉब्लम रहता है, बाकी धर्म का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कम्युनल टेंशन की वजह से 50% लगभग बंद हुआ है, समझे? और देखा जाए तो, और देखो वही, और कुछ तो इतना मतलब होपलेस रीजन है देखो कि चीटिंग ना हो एग्ज़ाम में, उसके लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। ठीक है, रिलीजियस प्रोसेसन हो रहा था, ये मुहर्रम हो रहा है ना अभी, या फिर हनुमान जी का जब निकल रहा है ना, हनुमान जी का प्रोसेसन निकल रहा है, तो उसमें भी बंद करवा दिया कि कुछ हो ना जाए उल्टा पुल्टा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, सिली रीजन नहीं होना चाहिए, रीजन बहुत ठोस होना चाहिए। जैसे कश्मीर का रीजन बहुत ठोस था, समझे ना, क्योंकि उधर जानते हो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बगल में ही है, तो उधर प्रॉब्लम हो सकता है। और देखो कई बार तो इंटरनेट शटडाउन किया जाता है प्रिवेंटिव शटडाउन के रूप में, यानी कि क्राइम होने से पहले ही रोकने के लिए उसको बंद किया जाता है। और ये होता है, अभी भी मणिपुर में भी तो यही सब चीज़ हो रहा है। आगे देखो, अब देखो शटडाउन जरूरी है कि टेम्पररी टाइम के लिए हो, और इसका स्कोप बहुत लिमिटेड हो, और ये लॉफुल हो, एट द सेम टाइम प्रोपोर्शनेट हो। क्या होता है प्रोपोर्शनेट का मतलब? अरे जितना ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए। अब ज़रूरत है बच्चे लोग 1 घंटा का, तुम कर दोगे 1 हफ्ता, सही है? अब तुम मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट जो नॉनसेंस क्रिएट करा है, तो उसको बंद करो ना, पूरा इंटरनेट को बंद करने की क्या ज़रूरत है? तो जो सरकार का जो कदम होना चाहिए वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा इंटरनेट को ही बैन कर दिया और इनडिफिनिट पीरियड के लिए बैन कर दिया। जैसे अग्निवीर में हुआ था ना, बोला गया था 2 दिन बैन रहेगा, और पता चला 4-5 दिन तक कर दिया था वो। तो प्रोपोर्शनेट नहीं है। देखो यहाँ पे आर्टिकल 9 भारत का जो संविधान है, इसमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है। इनफैक्ट फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन ये भी दिया गया है, यानी कि तुमको बोलने का आज़ादी, समझने का आज़ादी, और तुमको अपना व्यापार करने का आज़ादी, ये आर्टिकल 19 में है।
हाँ, आर्टिकल 21 में ये भी बताया गया कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो भी उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जानते हो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट के हिसाब से बोला गया कि राइट टू एजुकेशन, और राइट टू एजुकेशन है तो फ्रीडम टू एक्सेस द इंटरनेट, क्योंकि देखो पढ़ाई लिखाई तो इंटरनेट से ही होता है, और यूपीएससी तो पूरा इंटरनेट वाला चीज़ है। और अभी कोई भी कंपटीशन इंटरनेट का, बिना इंटरनेट का नहीं हो सकता है। स्टूडेंट आईआईटी जेईई देखते हो, फिजिक्स वाला कैसे पढ़ाएगा बताओ जरा हमको, है कि नहीं बताओ? एवरीवेयर यू कैन फाइंड द रिलेवेंस ऑफ इंटरनेट। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में, है ना, अनुराधा बसिन जजमेंट एंड फहीमा सरीन जजमेंट, ये दोनों जजमेंट में कहा है कि इंटरनेट प्रिजर्व होना चाहिए। हाँ, इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, और शट डाउन तभी करो, एक्सट्रीम कंडीशन में करो, इमरजेंसी के टाइम में करो। बात समझे, ऐसे फालतू का नहीं करना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट जो शट डाउन होना चाहिए वो टेम्पररी होना चाहिए, कुछ ब्रीफ टाइम के लिए होना चाहिए, और लिमिटेड। अब ये नहीं कि बहुत लंबा समय के लिए, बहुत लिमिटेड स्कोप होना चाहिए। अब मतलब ऐसा कि इंटरनेट बंद हो तो बहुत सारे लोग का जीवन बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारा जीवन टिका हुआ है इंटरनेट पे। बात में लॉफुल, सही तरीके से होना चाहिए। मैं बताऊंगा लॉफुल कैसे होगा, और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट बता चुका हूँ ना, जितना ज़रूरत है उतना ही। और जैसे मान लो कि तुम चोरी किया, तुम्हारा हाथ कटवा देंगे, सही होगा? चोरी हुआ तो 2 दिन जेल में जाओ, दिमाग खुल जाएगा। अब चोरी हुआ, हाथ कटवा दिए, तो ये प्रोपोर्शनेट सज़ा तो नहीं हुआ। प्रोपोर्शनेट मतलब जितना चाहिए उतना ही देना चाहिए। बात समझ, जितना तुम कसूरवार हो उतना ही तुमको मिलना चाहिए। अब यहाँ पे तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए, जैसे कश्मीर में देखो लंबा समय के लिए बढ़ा है, तो जो सही रीजन है, बट कितना लंबा गया है वो। अब यहाँ पे देखो अब कहाँ से आखिर ये इंटरनेट बंद करने का पावर कहाँ से आता है? तो यहाँ सिमिलरली वही जो बताए हैं पहले भी, आईटी एक्ट 2000, ठीक है, वहीं से पावर डिराइव किया आता है स्टूडेंट। ठीक है, और यदि नेशनल सिक्योरिटी का बात हो, या इंटीग्रिटी का बात हो, या डिफेंस का बात हो, तो हम बहुत सारे वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर रूल्स है, पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। तो वहाँ से ये 2 चीज़ को फॉलो करते हैं, आईटी एक्ट 2000 एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। तो 2 को आधार बना के इंटरनेट को बंद किया जाता है। ऐसे नहीं बंद कर सकते, देयर मस्ट बी सर्टेन लॉस, समझे, कानून होना चाहिए। ऐसे फालतू का कोई काम नहीं होता है स्टूडेंट। अच्छा हाँ, जनरल बेंचमार्क तो करना मुश्किल है। अब देखो केस डिफरेंट होता है ना, जैसे अभी एग्जांपल देखो, अभी जैसे समस्तीपुर में, सॉरी दरभंगा में बंद कर दिया गया, तो केस अलग होता है। मान लो कि कोई दंगा हो गया, तो एवरी टाइम जो नहीं कि एवरी टाइम सेमी रीजन होगा, तो इसलिए पर्टिकुलर बेंचमार्क तय करना बहुत मुश्किल है इसका। आर यू गेटिंग? पर्टिकुलर बेंचमार्क तैयार करना बहुत मुश्किल है कि कौन सिचुएशन में कब लगेगा, कैसे लगेगा। तो इसलिए एक तरह से ब्लैंकेट मिल जाता है। बट इस चीज़ को फिक्स करने के लिए ये कहा गया है कि इंटरनेट बंद करने के लिए पावर केवल होम सेक्रेटरी के पास है। होम सेक्रेटरी जानते हो ना, सबसे बड़ा पद का जो रहता है, आईएएस, सबसे बड़ा जो होम सेक्रेटरी होगा, जो सबसे ऊपर बैठा होगा स्टेट में, होम सेक्रेटरी के पास है। होम सेक्रेटरी ही कर सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा नीचे किया तो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जा सकता है। डीएम बिल्कुल नहीं करेगा ये चीज़, डीएम नहीं कर सकता है, बट तुम देखते हो रियलिटी में डीएम ही कर रहा होता है। तो इनफैक्ट ये डीएम का पावर नहीं है, ये पावर होम सेक्रेटरी का है। होम सेक्रेटरी मतलब सबसे बड़ा डीएम स्टेट का, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जो सबसे बड़ा है तुम्हारा। देखो होम मिनिस्टर होता है ना स्टेट का, उसका सेक्रेटरी कह सकते हो, सबसे टॉप लेवल का आईएएस है वो सब। इसलिए जनरल प्रोटोकॉल क्या है, वही जनरल प्रोटोकॉल और बेंचमार्क डिसाइड करना मुश्किल है पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। सही बात है ना, कब क्या। तो इसलिए ये होम सेक्रेटरी को दिया गया पावर कि यू डिसाइड। और मान लो कि कोई भी तरह का बात हुआ तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट में वो करने के लिए, उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए। और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और क्लैरिटी होना चाहिए प्रोटोकॉल्स में। बात समझ गए ना एकदम। यानी कि होम सेक्रेटरी भी जब नेट को बंद करेगा तो उस समय बहुत ही कायदे से, नियम से, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके करेगा। यदि आंख बंद करके करेगा तो उसके अगेंस्ट फिर केस हो जाएगा, कोई भी फाइल कर सकता होगा उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट कोर्ट में। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला स्लाइड है। थिंग्स शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट, यानी कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। या तो होम सेक्रेटरी करेगा या फिर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल्स का जो है कम से कम वहाँ तक वो कर सकता है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी कि डीएम बहुत छोटा रैंक है, डीएम तक नहीं होना चाहिए। जॉइंट सेक्रेटरी मतलब जस्ट होम सेक्रेटरी के थोड़ा नीचे हुआ, वो बहुत बड़ा आईएएस हुआ उस समय, ठीक है। बट रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहा होता है, डीएम सब कर रहा होता है। मगर ये तुम्हारा सेक्शन, तुम्हारा जो
पब्लिक सेफ्टी जो रूल्स है 2017, उसमें ये बात कहीं है ही नहीं कि डीएम कर सकता है। उसमें डायरेक्ट बात है कि तुम या तो होम सेक्रेटरी करेगा या फिर जॉइंट सेक्रेटरी करेगा, तो वायलेशन हो रहा है ना। और प्लस इसमें यह भी कहा गया है स्टूडेंट पब्लिक सेफ्टी रूल्स में कि यदि मान लो कि आज इंटरनेट बंद कर दिया तो 5 दिन के अंदर हमें ये भी तय करना है कि कब फिर खोलना है उसको, इंटरनेट को फिर कब वो करे, स्टार्ट कर दे, एंड विथ अप्रोप्रिएट रीजन्स। अब बंद क्यों किए उसका रीजन्स, और 5 दिन होने के बाद क्या इसका असर पड़ा वो भी देखना पड़ेगा। मगर क्या रियली में होता है ये सब चीज़? नहीं होता है। तो कहने का मतलब उल्लंघन हो रहा है ना पब्लिक सेफ्टी रूल्स का। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि रूल 5 में बताया गया स्टूडेंट एक रिव्यू कमेटी बनना चाहिए, समझे, ये देखने के लिए। मगर जानते हो कि हार्डली यहाँ पे होता है ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुराधा बसिन केस जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना, तो उसका फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कहा गया कि इंटरनेट प्रिजर्व्ड होना चाहिए, और इंटरनेट के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो देयर मस्ट बी अ रीजनेबल रीजन्स, कुछ ढंग का रीज़न होना चाहिए, इमरजेंसी वाला सिचुएशन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अनुराधा बसिन का जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट स्टेट कदम उठा लेती है। यहाँ पे देखो, द इम्पैक्ट ऑफ शट डाउन्स ऑन द लाइवलीहुड इज अंडर स्टडीड। आप देखो, अच्छा ये तुम लोग बताओ बच्चे लोग, इंटरनेट बंद हुआ कहीं पे, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, जो अभी मणिपुर में देख रहे हैं या फिर दूसरे स्टेट में भी होता है। आखिर इंटरनेट बंद हुआ तो उसका असर क्या पड़ा लाइवलीहुड पे? क्या इससे रिलेटेड स्टडी होता है हमारे कंट्री में? यदि इससे रिलेटेड स्टडी होता ना, तब सरकार को पता चलता कि कितना नुकसान हुआ है कंट्री को, कितना नुकसान हुआ है इकोनॉमी को। बात समझे? और मगर इंडिया में अप्रोप्रिएट फिगर आएगा भी नहीं, इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा जो कंट्री है उसमें ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर है। मगर उसके बावजूद भी ये तो मानते हो ना कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी तो बाबू इंटरनेट के ज़माना में व्हाट्सएप में तुम्हारा बिजनेस होता कि नहीं होता? बताओ तो। हाँ, तुम्हारा ये जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे बिजनेस हो रहा है, मार्केटिंग होता है कि नहीं होता है? तो असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो वही इसलिए बोल रहा है यहाँ पे, यदि गवर्नमेंट को चाहिए कि क्या इम्पैक्ट हुआ है तो सर्वे करवा लेगा तो पता चल जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि इंडियन इकोनॉमी इनफॉर्मल है, थोड़ा एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं इतना तो तय है स्टूडेंट कि हमारा जो बिजनेस है या फिर लाइवलीहुड है ये पूरा इंटरनेट पर टिका हुआ है। अभी इंटरनेट हमारे लिए क्या है बताओ तो? इंटरकनेक्टेड हो चुका है इंटरनेट हमारे लाइफ के साथ। जैसे हवा पानी है ना, उस तरह इंटरनेट भी बन गया है। बहुत मुश्किल है, आप रिस्ट्रिक्ट ही नहीं कर सकते अपने आप को। तो इसलिए बीच का सोल्यूशन होना चाहिए। एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि जो सर्टन सर्विस को अभी खोले रखो, जैसे इंटरनेट में बहुत सारा सर्टन सर्विस होता है ना, जो बेकार का वेबसाइट है जिसकी वजह से रूमर्स फैल रहा है उसको ब्लॉक कर दो, और सर्टन सर्विस अभी भी अवेलेबल होना चाहिए। हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, जैसे बच्चा लोग पढ़ रहा है अब वो इंटरनेट से ही पढ़ेगा तो वो वाला चीज़ रखो, और बाकी जिसकी वजह से नॉनसेंस क्रिएट हो रहा है उसको बंद कर दो। जैसे फेसबुक बंद कर दो, व्हाट्सअप बंद कर दो, लेट से फेसबुक बंद कर दो, व्हाट्सअप बंद कर दो, है ना। हाँ, तो और बाकी रखो। इस तरह बीच का सोल्यूशन लेके आना चाहिए ताकि बच्चे लोग का एजुकेशन सिस्टम पे डैमेज ना हो, और हेल्थ केयर सिस्टम पर पूरा इंटरनेट पर टिका हुआ है। अब सर्जरी करना है तो टेलीमेट्री सिस्टम दूर से चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ तो? और आने वाले समय में जानते हो 5G 6G ये तो और ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी करेगा ये। हाँ, हर जगह ही यूज़ होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है, समझे ना। तो फाइनल शब्द वही है स्टूडेंट, जो इंटरनेट जो बैन होना चाहिए वो लास्ट कदम होना चाहिए, लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हुआ इंटरनेट पहले ही बंद कर दिए, समझे। और हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि ये इसका असर आदमी के लाइवलीहुड पर कितना पड़ सकता है। अब देखो, जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन है, कनेक्टिविटी है, तो यहाँ बहुत मुश्किल है कि आदमी का सिविल लिबर्टी और सिक्योरिटी कंसर्न ये सब चीज़ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। अब ग्लोबलाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन, तो इंटरनेट यूज़ हो रहा है, अचानक तुम बंद कर दिया और सिक्योरिटी पर्पज़ से। अब सिक्योरिटी पर्पज़ से बंद करना भी ज़रूरी है, और आदमी यहाँ पे UPI पेमेंट कर रहा है बैठ के, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, बात समझे। इसलिए सरकार को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए ताकि इस तरह का चैलेंजेस सबको वो अच्छे से झेल सके, और स्टेट ओवर रीच ना हो, क्योंकि कुछ भी होता है स्टेट अपने हिसाब से कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। हाँ, नहीं तो चिलिंग इफेक्ट हो जाएगा फिर तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, एंड लाइवलीहुड पे ऑल्सो, एंड योर प्रोफेशन ऑल्सो। चलो ये देखो, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
science and technology, developments and their applications and effects in everyday life, achievements of Indians in science and technology, Indianization of technology and developing new technology। ठीक है, ये बिजनेस लाइन के पेपर में आया था 6 जुलाई को। देखते हैं क्या है मैटर। देखो, मैंने बिगनिंग में ही बोला ये थोड़ा रहेगा, ये थोड़ा टेक्निकल है, समझना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट दो ना। देखो, इसमें कहा गया, याद करो कल का न्यूज़ को याद करो, वेदांता और फॉक्सन दोनों साथ में आने वाला था। किस लिए? चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए। कहाँ पे? गुजरात में। मगर मीनवाइल फॉक्सन कहाँ का है? ताइवान का है। फॉक्सन को लगा कि ये वेदांता जो है ये टेक्निकल पार्टनर नहीं बन सकता, वो लेवल का नहीं है, इसलिए वो छोड़ दिया, वो बीच में हट गया और बोला कि हम अलग से सरकार का जो इंसेंटिव है उसको लेके अलग से हम अपना करेंगे। वो बोल के वो निकल गया। और देखो बहुत मुश्किल है चिप। अब देखो चिप का मैन्युफैक्चरिंग करना है, चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही टेक्निकल चीज़ है स्टूडेंट। मगर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग ये इतना टेक्निकल चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले से बना हुआ है। आपको असेंबल करना है, आपको पैकेजिंग करना है, इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है स्टूडेंट। तो जो ऑथर है इतना खूबसूरत लिखा है, इसको समझो इस चीज़ को। इसमें ऑथर ने बोलने का प्रयास किया है कि हम पहले ये इस पे ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान देंगे तो एक इकोसिस्टम पहले से ही डेवलप हो जाएगा, तब उस ओर भी जा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, है कि नहीं? बताओ तो देखो यहाँ पे माइक्रोन यूनिट पता है ना यूएस का, इस बार जो मोदी जी गए थे तो एग्रीमेंट हुआ था, है ना? तो इंडिया में देखो बोला गया ना 2.7 बिलियन सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड असेंबली फैसिलिटी इन इंडिया बनेगा। इसके लिए भारत सरकार ने थोड़ा बजट निकाल के दिया था और उसमें कहा था ना 825 मिलियन तुम्हारा माइक्रोन इन्वेस्ट करेगा और इससे तुम्हारा 5000 जॉब भी क्रिएट होगा। और भारत सरकार ने कहा है कि ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% फंड करेगी और तुम्हारा गुजरात गवर्नमेंट 20% इंसेंटिव देगी। हाँ, वी हैव सीन। और देखो ये कंपनी कितना बड़ा कंपनी है, यूएस का सबसे बड़ा कंपनी है स्टूडेंट ये एटीएमपी के लिए। ये खाली एटीएमपी के लिए नहीं, और भी बहुत सारा चीज़ है चिप मेकिंग में। ये तो तुम्हारा असेंबली पैकेजिंग वगैरह हो गया ना, चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी करती है। देखो ये न्यूयॉर्क में भी तुम्हारा इन्वेस्ट कर रही है, हाँ, लगभग $100 बिलियन का, लगभग $3.6 बिलियन का तुम्हारा हिरोशिमा जापान में भी है। वहाँ पे भी प्लान करने का बात, केवल इंडिया में नहीं है, इसका अलग अलग जगह पे भी होगा इन्वेस्टमेंट। तो सोचो कि ये पूरा इंटरनेशनल कंपनी है स्टूडेंट, इंडिया में भी करेगी, साथ साथ जापान में भी है और प्लस न्यूयॉर्क में भी इन्वेस्ट करने वाली है। बिग जाइंट है ये। और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि गुजरात में आएंगे तो थोड़ा एक इकोसिस्टम तो डेवलप्ड होगा। चलो ठीक है, चिप नहीं बनाएगा, ये चिप पहले से ही बना रहेगा, उसको असेंबली करने में, समझो, पैकेजिंग करने में, उसको टेस्टिंग करने में, उसको मार्क करने में। अब देखो, अब इस सेमीकंडक्टर क्या होता है? बिना सेमीकंडक्टर का दबाव वो छोड़ ही दो, इलेक्ट्रॉनिक्स। बिना सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब कुछ नहीं होता है ना। पूरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, अप्लाइंसेस है, पूरा सेमीकंडक्टर पे टिका हुआ है। और सेमीकंडक्टर में भी जानते हो बच्चे लोग पढ़ के बैठे हो ना, जर्मनियम एंड सिलिकॉन सबसे इंपॉर्टेंट है वो। देखो तो सेमीकंडक्टर मतलब जो सिलिकॉन से बना रहता है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, अनडाउटली। देखो माइक्रो सर्किट अब कहाँ कहाँ काम नहीं आता, हाई एंड कंप्यूटिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, वायरलेस कनेक्टिविटी, हर जगह ही तुम्हारा सिलिकॉन का यूज़ है, सेमीकंडक्टर का यूज़ है। सही बात है ना? और इनफैक्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए सेमीकंडक्टर तुम्हारा फाउंडेशनल स्टेज है, यानी कि जिस कंट्री में जितना सेमीकंडक्टर हो उतना ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस की ओर जाएगा वो कंट्री। अब यू जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ जापान, यू टेक द एग्जांपल ऑफ साउथ कोरिया, यू टेक द एग्जांपल ऑफ ताइवान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स। अरे बाबू सेमीकंडक्टर में कितना आगे है ये सब, और कितना आगे पहुंच गया। हाँ, वैल्यू चेन सिस्टम, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम, देखते हो कितना बेस्ट है ये सब। तो ये तो बात तो सही बात है कि जितना सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम होगा उतना ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा स्टूडेंट। हाँ, अब देखो अभी तक क्या फ़ायदा हुआ, लेस एक्सपेंसिव। एक तो अब इतना छोटा मोबाइल है, मोबाइल में सब चीज़ हो जाता है, पोर्टेबल, एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव, बहुत फास्टर, मोर कॉम्पैक्ट, छोटा जगह पे बहुत अट जाता है ना, और एफिशिएंट भी है। और देखो ये लगातार स्टूडेंट, ये जो सेमीकंडक्टर जो चिप है लगातार छोटा बनते जाता है प्रत्येक साल।
जैसे 1 स्क्वायर मीटर है, मान लो 1 यूनिट ऑफ स्क्वायर है, उसमें जो ट्रांजिस्टर होता है वो कितना लाखों करोड़ों होता है वहाँ पे, और इसका जो संख्या है वो तुम्हारा और घटते जा रहा है, मतलब हाँ एरिया घटते जा रहा है, नैनोमीटर तुम्हारा और छोटा होते जा रहा है, एक ट्रांजिस्टर और दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच में जो नैनोमीटर का गैप होता है वो और कम होते चला जा रहा है। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ पहले वाला क्लास से याद करो, देखो 20 साल लगातार चाइना ने खर्च किया चिप मैन्युफैक्चरिंग पे, 20 साल बहुत मेहनत किया है। 20 साल मेहनत करने के बाद भी चाइना अभी 30 नैनोमीटर वाला ही चिप बना पाता है, 40 नैनोमीटर वाला ही चिप बना पाता है। यूनाइटेड स्टेट्स 3 नैनोमीटर तक बना पाता है, यूनाइटेड स्टेट्स 5 नैनोमीटर तक बना पाता है। यही कारण है कि बच्चे लोग वही एप्पल में यूज़ होता है, एप्पल मोबाइल फ़ोन है ना, वो 3 नैनोमीटर से चिप से बना होता है वो। और क्या रीज़न है कि ये नहीं बना सकते, एप्पल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है दुनिया में, बिकॉज ऑफ चिप, और वो भी बहुत छोटा चिप, 3 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर वाला। क्या नींद आ रहा है कोमल, सोई नहीं हो ठीक से? देख रहे बार बार सो रही हो। हाँ हाँ, तो यूनाइटेड स्टेट्स का है कि नहीं है? पानी पियो, पानी पियो, तो सेमीकंडक्टर बन जाओगे तुम लोग भी। देखो यहाँ पे देखो, तो थोड़ा ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम देखते हैं चिप के लिए। चिप में कौन सा कंट्री का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। यूनाइटेड स्टेट जानते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इसलिए यूनाइटेड स्टेट सबसे आगे है चिप में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसी के पास, डिज़ाइन भी इसी के पास, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है ना कि हम चाइना को नहीं देंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ये सब चीज़। चाइना स्टीलिंग के लिए जाना आता है, चोरी के लिए जाना आता है। नंबर 1 समझ गए, यूएस का काम क्या है तुम्हारा ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में, आईपी, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा देखो जापान क्या है बाबू, जापान सिलिकॉन वेफर्स बनाता है। देखो सिलिकॉन वेफर्स मतलब नीचे का बेस, और बेस के ऊपर सर्किट बनाया जाता है, तो ये बेस बनाता है, सिलिकॉन वेफर्स बनाता है वो, समझे, जहाँ पे तुम्हारा चिप वगैरह लगता है उसके ऊपर। नीदरलैंड देखो लिथोग्राफिक मशीन बनाता है, लिथोग्राफी मतलब जिस मशीन के द्वारा चिप लगाया जाता है। यहाँ पे देखो मोबाइल फ़ोन के दुकान जाओगे ना, मोबाइल स्टोर के पास, वो लिथोग्राफी मशीन रहेगा उसमें, जहाँ पे मोबाइल वगैरह ठीक होता है, तो देखना ऐसे करके पकड़ा जाता है, हम लोग बीटेक में किए हैं, और वहाँ से बहुत ही बड़ा धुआं निकलता है, ठीक है, एकदम गर्म धुआं निकलता है। वो गर्म धुआं जो है वो जोड़ता भी है और उसको निकालता भी है, दोनों प्रॉपर्टी करता है, डेट्स कॉल्ड लिथोग्राफिक मशीन, ठीक है। मगर ये तो मोबाइल का हो गया, और इससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नीदरलैंड बनाता है ये, समझे। यानी कि चिप को वेफर में जोड़ने के लिए लिथोग्राफिक मशीन का काम होता है, समझे। और ताइवान का जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जानते हो ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी ही है, इसका काम है फैब को तैयार करना। फैब मतलब सबसे कॉम्प्लिकेटेड फैब, मतलब दोनों को जोड़ के पूरा वो करना, ठीक है। साउथ कोरिया का काम क्या है, साउथ कोरिया का जो तुम्हारा ये सैमसंग है, ये भी एडवांस फैब में सबसे आगे है। फैब का मतलब क्या है, फैब्रिकेशन करना, सिलिकॉन के ऊपर सर्किट को लगा देना, तो इसलिए ताइवान दुनिया में जाना आता है। मैं ये जानना बच्चे लोग, ये 3 नैनोमीटर का 5 नैनोमीटर का जो चिप बनाने का जो है टेक्निक, जो है टेक्नोलॉजी, वो यूएस के पास ही है, ये जान लेना। और तुम लोग को ये भी जान के हैरानी होगा कि ट्रांजिस्टर का भी सबसे पहले टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स से ही आया है। ये कई लोग तो कहता है कि ये वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता, अर्थ में हो ही नहीं सकता है, ये एलियन ने दिया होगा, लोग बोलते हैं। मैं नहीं मानता इस बात को, मैं बता रहा हूँ तुमको, इसके ऊपर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री भी बना है। यहाँ पे देखो, तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में ना स्पेशलाइज्ड डोमेन होता है, समझे, अलग अलग। जस्ट अभी हमने ऊपर देखा है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टूल होता है, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट चाहिए, असेंबली चाहिए, टेस्टिंग, बहुत अलग अलग इसका है तुम्हारा, और अलग अलग कंट्री भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो, माइक्रोचिप इज़ द रियल गोल, यानी कि छोटा छोटा एकदम, जितना छोटा बनेगा वो सबसे बड़ी बात है कि नहीं, बताओ। तो अब चाइना इतना पैसा खर्च करने के बाद भी 2030 से नीचे गया ही नहीं, तो इसलिए जो जितना छोटा हो आपका चिप उतना ही बेटर है वो, क्योंकि उतना ही प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ेगा उसका, और उतना ही सामान बेस्ट हो जाएगा, ड्यूरेबिलिटी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो जितना ही चिप छोटा हो, यानी कि जितना ही उसमें ज़्यादा ट्रांजिस्टर उसमें अकोमोडेट हो, उतना ही प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ेगा उसका। देखो इसलिए स्टूडेंट प्रत्येक समय ही ईच सेकेंड वैल्यू एडिशन होता है तुम्हारा इसमें, इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोचिप, समझ गए ना। यही सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को ही फैब्स कहते हैं, समझ गए, जहाँ पे तुम्हारा बन रहा है, ठीक है। और ये जहाँ पे सिलिकॉन को
चेंज करके माइक्रोचिप में तैयार किया जाता है। और ऐसे दुनिया में 170 है ना ऐसे कंपनी है जहाँ पे तैयार होता है पूरा दुनिया में, और इंडिया में एक भी कंपनी नहीं है जहाँ पे तुम्हारा तैयार होता है। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अब देखो क्यों आखिर चिप मैन्युफैक्चरिंग करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? ऐसा क्या बात है? अभी जस्ट अभी क्या बोले तुमको कि फॉक्सन आया, वेदांता आया, फॉक्सन फिर भाग गया, बोला हमको नहीं करना। आखिर क्या रीज़न है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग इतना इजी नहीं है? एक तो कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसा लगता है, और एक डायनामिक है। तुम ये काम किया, पता चला कि कोई दूसरा कंट्री इसे बहुत छोटा बना लिया, अब वो टेक्नोलॉजी चलेगा, ये टेक्नोलॉजी तुम्हारा आउटडेटेड हो गया। तो टाइम टू टाइम मतलब बहुत कम समय के अंदर टेक्नोलॉजी बदल रहा है इसमें। अब तुम ह्यूज इन्वेस्टमेंट करो, पता चला ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, तुम्हारा सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए स्कॉलर जो है वो बहुत अच्छे सुझाव दे रहा है कि ATMP पे काम करो, चिप मैन्युफैक्चरिंग से अच्छा असेंबली पैकेजिंग पे, टेस्टिंग पे काम करो, वो ज़्यादा बेटर है। देखो मैसिव इन्वेस्टमेंट क्यों मुश्किल है? देखो चिप मैन्युफैक्चरिंग, एक तो फैब को बहुत चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, ऑयल रिफाइनरी तुम बना रहे हो, एक थर्मल पावर प्लांट तुम बना रहे हो या ऑयल रिफाइनरी बना रहे हो, हाँ ये 50 साल तक काम करेगा, सेम टेक्नोलॉजी, मगर ये फैब के साथ नहीं है। अब देखो एग्जांपल देखो, इंटेल, सैमसंग या फिर ताइवान का कंपनी ये लगभग $20 बिलियन खर्च करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे, न्यू फैब्रिकेशन टेक्निक पे हर एक साल। तो कितना बदल रहा है कि इतना इकोसिस्टम डेवलप करने के बावजूद भी स्टूडेंट इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और पैसा खर्च करना पड़ता है। क्यों बदल रहा है? इसलिए। क्या इंडिया सक्षम है? सक्षम नहीं है इंडिया के पास पैसा नहीं है इतना, कहाँ से हो पाएगा? बात समझे? तो इसलिए लिखा गया है कि इस तरह का ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंडिया में मोबिलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। दूसरा देखो, कॉम्प्लेक्स विथ वेरी हाई फेल्योर रेट, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें और ज़्यादा चांस है फेल होने का। तो फिर इंडिया कहाँ से हो पाएगा? इंडिया बना रहा है, ये इसरो थोड़ी है कि बाबू सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे। इसरो ने कितना कम समय में कितना अचीवमेंट कर लिया, बट ये दूसरा चीज़ है। देखो फैब टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा फेलियर होता है, बहुत कम सक्सेस होता है इसमें। चाइना का ही एक एग्जांपल देख लो ना, चाइना 20 साल से काम कर रहा है, उसके बाद भी चाइना 3 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर तक नहीं बना पाया। जब चाइना नहीं बना पाया तो इंडिया क्या बना पाएगा? अब इसमें देखो, ईच स्क्वायर इंच ऑफ चिप, यानी कि है ना स्क्वायर इंच, स्क्वायर शेप का जो चिप होगा छोटा यूनिट का, उसमें बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर रहते हैं। और स्टूडेंट प्रत्येक साल क्या हो रहा है, ये और बढ़ते चला जा रहा है। कहने का मतलब एक ट्रांजिस्टर और दूसरे ट्रांजिस्टर का बीच का जो गैप है नैनोमीटर, वो और कम होते चला जा रहा है। और जितना कम होगा उतना बेटर है, क्योंकि उतना ही प्रोसेसिंग यूनिट उसका बढ़ेगा, उतना ही तुम्हारा चिप पावरफुल बनेगा। अब इनफैक्ट ये देखो यहाँ पे वही बोला गया ना कि इतना मेहनत करने के बाद भी, लेविस गवर्नमेंट सपोर्ट के बाद भी, चाइना वही 40 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर तक ही बना पाया। आई यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ एप्पल, देखो वो 5 नैनोमीटर से भी नीचे गया है, मतलब 3 नैनोमीटर तक गया है। 3 नैनोमीटर वाला चिप यूज़ होता है एक्चुअली एप्पल मोबाइल फ़ोन में, समझे? तो अभी भी मुकाबला नहीं, क्यों नहीं मुकाबला कर पा रहा है? IP है, डिज़ाइन है, टेक्नोलॉजी वो पूरा कंट्रोल करके रखा है यूनाइटेड स्टेट्स। आगे देखो, तो इसलिए जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि भारत को ना ATMP पे ही काम करना चाहिए। ऑक्सन चला गया तो हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइक्रोन आया है ना, उधर ही काम करिए, उसमें ही फोकस करिए, क्योंकि माइक्रोन जो आया वो ATMP पे ही आया है, वो चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है। चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ATMP पे है स्टूडेंट। वो बात समझो। देखो यहाँ तो ATMP फैक्ट्री, देखो क्यों, इसका क्या फ़ायदा होगा ATMP फैक्ट्री? क्योंकि इसका पैसा उतना नहीं लगता है, जैसे वो कैपिटल इंटेंसिव है ना, इसमें पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, समय भी बहुत कम लगता है। इसमें देखो हाँ बहुत कम समय लगता है। और इसमें देखो, यदि इस तरह ATMP सेगमेंट हमारे इंडिया में ऑपरेट ठीक से होना शुरू हो जाए तो एक तो स्किल्ड वर्क फोर्स का इकोसिस्टम डेवलप्ड होगा, है ना, लोग सब जानकार हो जाएंगे कि कैसे काम किया जाता है, चिप कैसा दिखता है, कैसे काम होता है, सब चीज़ जान लेंगे। स्किल्ड फोर्स हो गया तो फिर स्किल्ड फोर्स को बाद में दूसरे जगह पर काम करवा सकते हो ना। पहले इकोसिस्टम डेवलप करो, है ना, सप्लाई चेन इंडियाइजेशन, यानी कि अपना सिस्टम बनाओ। देखो अभी पूरा वर्ल्ड में चाइना पे टिका हुआ, चाइना यदि नहीं दे तो हालत ख़राब हो जाएगा ना। यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोलर पैनल्स, सेल पैनल्स। एंड इसलिए हमें ATMP पे ही फोकस करना चाहिए स्टूडेंट, समझे?
तो वही बताया गया है कि लोअर एंड पे काम करो, जैसे वियतनाम ने काम किया शुरू में, जैसे जापान, याद है जापान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट किया, लो एंड पे सामान तैयार किया, बाद में जाके वो गया है तुम्हारा इंडस्ट्री की तरफ गया है। तो इसलिए लो एंड से तैयारी करना चाहिए, इसमें इस आर्ट में तुमको मास्टरी करो और उसके बाद अपना एरिया तुम फैलाओ, वो बेटर रहेगा, तब तक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। बात समझे ना। देखो मूरे लॉ क्या है, वो कहता है कि प्रत्येक 2 साल में बच्चे लोग जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है एक स्क्वायर इंच में, प्रत्येक 2 साल में डबल हो रहे हैं। अब देखो इनफैक्ट बढ़िया सुनो, इनफैक्ट 2 साल भी नहीं लग रहा है। जैसे मोरे जो जानकार आदमी थे, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक 2 साल में ना जो 1 इंच ऑफ चिप है उसमें अभी मान लो कि 100 यूनिट है, 100 यूनिट 100 ट्रांजिस्टर है, तो 2 साल के अंदर ही 200 हो जा रहा है। हालांकि मिलियन है वो, मगर एक समय तो ऐसा आएगा कि फिर अकोमोडेट नहीं हो पाएगा, तो उस समय फिर दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। अभी तो इनफैक्ट 2 साल भी नहीं लगता है, 1 साल के अंदर ही हो रहा है। इनफैक्ट मैं एक समय तो ऐसा आएगा ना कि तुम कितना ही प्रयास कर लो डबल होगा ही नहीं। एक सैचुरेशन पीरियड आएगा ना जी, जब सैचुरेशन पीरियड आएगा तो फिर अलग हो जाएगा बात, देखो वो भी समझो। तो इंटीग्रेशन ऑफ हेटेरोजेनियस चिप इज़ द प्रोमिसिंग एवेन्यू, यानी कि इसके बाद तुम्हारा चिपलेट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चिपलेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं बोला हूँ, थोड़ा समझो, ये समझने का प्रयास करो। चिपलेट कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि प्रोसेसर जो कि हेटेरोजेनियस चिप है, अलग अलग चिप है, अलग अलग चिप है बाबू। अभी एक चिप के अंदर आप ट्रांजिस्टर डाल रहे थे, अब ये अलग अलग चिप है, यानी कि प्रोसेसर अलग चिप है, मेमोरी अलग चिप है, सेंसर अलग चिप है, ये सबको सिंगल पैकेज में कर दिया जाएगा, यानी कि और मोबाइल छोटा हो जाएगा आपका। बात समझ में आया क्या बोले? हाँ, सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ये ऑप्टिमम लेवल है, यानी कि एक सैचुरेशन पीरियड आ जाएगा ट्रांजिस्टर का कि अब अकोमोडेट नहीं हो सकता, उसके बाद नया स्टेज आएगा, दैट इज चिपलेट स्टेज। चिपलेट स्टेज में क्या होगा, प्रोसेसर, मेमोरी, सेंसर, प्रोसेसर, ये सब सिंगल पैकेज में आना शुरू हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप होगा, समझे? और इससे क्या होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। तो कहने का मतलब एडवांस पैकेजिंग रिसर्च, ठीक है। अब इसके लिए भी देखो यूनाइटेड स्टेट्स इसके लिए भी पैसा लगा दिया है, इस पर भी काम हो रहा है। देख रहे हो यस कितना आगे निकल गया। तुम बच्चा लोग बनाएगा 70 नैनोमीटर वाला चिप बनाएगा, 100 नैनोमीटर वाला चिप बनाएगा, तुम यूएस से कम्पीट कर पाएगा? यूएस अब नेक्स्ट स्टेज के लिए सोच रहा है, चिपलेट पे सोच रहा है वो, इसलिए गलत हो जाएगा, समझे? पैकेजिंग इज वेयर एक्शन इज गोइंग ऑन। देखो वही बोला कि पैकेजिंग में काम हो रहा है। तो सेवरल एडवांटेज, देखो चिपलेट कॉन्सेप्ट आएगा तो बहुत एडवांटेज होगा। एक तो पावर कंजम्पशन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, साइज छोटा हो जाएगा ना। हाँ, यदि सिंगल पैकेज में तो साइज भी छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो वेट हो वो भी कम हो जाएगा और ड्यूरेबल हो जाएगा वो, समझे? तो बेस्ट हो जाएगा, यानी कि अभी के कंपेयर में और अच्छा मोबाइल फ़ोन आने वाले समय में आएगा, और बेटर हो जाएगा मोबाइल फ़ोन का, लुक्स चेंज हो जाएगा, प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ जाएगा, वेटलेस हो जाएगा, बहुत कम वेट होगा उसका, पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा एंड सो ऑन। आने वाले समय में स्टूडेंट ये चिपलेट वाला कॉन्सेप्ट है बहुत जगह पे यूज़ होगा, समझे? सेल फोन में यूज़ होगा, ऑटोमोबाइल में यूज़ होगा, कंप्यूटर में यूज़ होगा, इस तरह बहुत सारा जगह पे यूज़ हो सकता है। आगे देखो, हाँ, हाउएवर टू डेवलप द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम हाई एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन आर एसेंशियल। हाँ, अब तुमको सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करना है तो बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नहीं हो सकता है। इंडिया में जानते हो बहुत कमज़ोर है हम लोग, है ना। तो देखो इसमें सुझाव दिया जा रहा है कि जो आप माइक्रोन को जो पैसा दे, गवर्नमेंट दे रही है ना माइक्रोन को इंसेंटिव, उसका 2 से 3% अलग कर दो और वो चीज़ तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी में खर्च करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि एक इकोसिस्टम भी डेवलप्ड होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू चिप, और बेटर रहेगा क्योंकि आने वाले भविष्य में ना इंडिया को एक इम्पेटस प्रोवाइड करेगा, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, वही लिखा गया है यहाँ पे। आगे बढ़ जाओ, हो गया ना ये, आई हैव कंप्लीटेड, होप सो समझ में आ गया होगा, टेक्निकल है। आगे देखो, ये देखो, ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड आर अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ये हिंदू पेपर में आया था स्टूडेंट 9 जुलाई को। यहाँ पे देखो चाइना ने अनाउंस किया कि अब वो भी क्या करना चाहता है, एक्सपोर्ट पे कंट्रोल लाना चाहता है कुछ कुछ आइटम्स में, स्पेशली गैलियम एंड जर्मेनियम में। क्या बोलना चाह रहा है, गैलियम और तुम लोग जानते हो ना स्टूडेंट, जितना भी रियर अर्थ मेटल्स, याद आया लैंथोनाइट सीरीज में जो मिलता है नीचे,
जिसका एटॉमिक नंबर 51 से समथिंग स्टार्ट है। तो रियर अर्थ मेटल चाइना नंबर 1 है, उसका रिजर्व बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, खाली रिजर्व होने से नहीं होता, प्रोडक्शन भी बहुत तगड़ा है उसका। तो अब ये क्या बोल रहा है कि चाइना भी बोल रहा है कि अब हम गैलियम और जर्मनियम पे क्या रोक लगाएंगे, ये नहीं देंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि इधर से यूएस बोला और ये तुरंत बोला है, नो, इसने टाइम लिया है तब ये बोला है, क्योंकि उस समय यूएस से बहुत सारा टेक्नोलॉजी लेना है उसको। यूएस ने जो बैन किया है, बहुत सारा यूएस बोला है ना कि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बहुत सारा चीज़ तो कर ही रहा था, वो सब चीज़ चाहिए था उस समय चाइना को। तो ये चाइना का लेट मेजर आया है, लेट रिटेलिएशन कदम है ये। और जानते नहीं ये सब कंट्री, ये समझ में आ रहा है, इधर ध्यान दो। अब ये सब कंट्री पता है दिक्कत क्या है कि कुछ भी होता है फालतू का भी, एक्सपोर्ट जो कंट्रोल करता है बोलता है नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। याद करो 2 साल पहले चाइना ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने लगाया था, बोला कि नेशनल सिक्योरिटी रीजन है। अब चाइना जो लगा रहा है वो भी बोला नेशनल सिक्योरिटी का रीजन है। तो अब जो कंट्री बाबू जो है एक्सपोर्ट पे जो रुकावट है ना ये लोग का, यानी कि एक्सपोर्ट पे जो कंट्रोल करना चाहता है ऑन द बेस ऑफ या ऑन द लाइन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बताओ, ये आधार बना कर रखा है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी नाम पे कुछ भी कर रहा है लोग। देखो वही लिखा गया, देखो चाइना बोला कि हम 2 मेटल्स पे है ना काम कर, वही गैलियम और जर्मेनियम पे हम वो करेंगे, कंट्रोल करेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, ये देखो 1 अगस्त से हो जाएगा ये। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेट हो गई यूएस की वजह से, क्योंकि यूएस ने भी यही किया है, जो चिप से रिलेटेड तुम्हारा एडवांस प्रोसेसर चिप है उस पर उसने भी लगा दिया था ना रिस्ट्रिक्शन, तो वही टिट फॉर टैट ही। हाँ, मगर चाइना का ये रिटेलिएशन बहुत स्लो है, बताए ना, ये स्लो इसलिए स्लो है क्योंकि चाइना को लेना था तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, अदर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारा चीज़ लेना था। यदि चाइना उस समय करता तो हो सकता है कि फिर यूनाइटेड स्टेट्स भी और भी करता, और इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता था यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर सेक्टर्स में। यहाँ पे देखो दोनों का देखो स्टूडेंट, यूएसए ने ब्लॉक किया एडवांस चिप, है ना, कि एडवांस चिप नहीं जाएगा चाइना के पास। तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ब्लॉक्ड चाइनीज एक्सेस टू एडवांस चिप्स एंड टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर देम एंड हैज़ प्रोसीड। और अपने एलआई को भी स्टूडेंट, अभी देखे थे ना, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में बहुत सारा कंट्री जुड़ा हुआ है ना, और उसका अपना अपना स्पेशलिटी है। जैसे नीदरलैंड देखो, लिथोग्राफिक मशीन है कि नहीं है वहाँ पे, ठीक है, जापान का अपना ही है तुम्हारा। तो अपने एलआई को भी बोला कि ये चाइना को मत देना, वो सब टेक्नोलॉजी चुरा लेगा नहीं तो, अपने एलआई को भी बोल दिया इसने। अब देखो चाइना ने भी गुस्सा से वही किया, चाइना भी बोला कि ठीक है माइक्रोन का बना हुआ प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। वही माइक्रोन जो जिसका इन्वेस्टमेंट होने वाला है गुजरात में, बोला माइक्रोन का बना हुआ चिप यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? अरे भाई बहुत क्या बड़ा सा सेंसिटिव वाला जगह पे हम इसको यूज़ कर दे और हमारा डेटा चोरी कर दे, ये इसका डेटा चोरी करेगा, चोरी तो कर ही लेगा यूएस से। चोरी किया तभी तो रोहिंग्या के बारे में, उसका उइगर मुस्लिम के बारे में पता चला सबको। तो क्या लगता है इस पाई में तुम यूएस को जीतेगा? मुश्किल है, सब चीज़ में आगे है यूएस पूरा सर्व है, मगर चाइना भी वैसा ही है, चाइना भी वैसा ही है। आगे देखो थोड़ा सा गैलियम के बारे में जानो कि आखिर ये गैलियम और जर्मनियम ही क्यों। देखो गैलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नंबर 1। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता है, आईसी के लिए यानी कि इंटीग्रेटेड चिप के लिए यूज़ होता है ये, मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, एलईडी के लिए भी इनफैक्ट यूज़ होता है, लाइटनिंग के लिए देखो, है ना, सेंसर्स यूज़ होता है, स्पेस में, डिफेंस में, हर जगह ही यूज़ हो रहा है स्टूडेंट। और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसने भी कहा था कि कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गैलियम। बात समझ गए? द गैलियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ सेमीकंडक्टर। आगे देखो थोड़ा जर्मनियम का भी देख लो, जर्मनियम कहाँ पे यूज़ होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल्स में, जो इंटरनेट है ना अभी फाइबर भी है, इसमें काम आता है। इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइस, बताओ तो सीसीटीवी कैमरा, समझे, इंफ्रारेड, हाँ वहाँ पे यूज़ होता है। ऑप्टिकल डिवाइस सब में भी यूज़ होता है, सोलर सेल में भी यूज़ होता है, क्योंकि इसके पास विथ स्टैंड है कि हीट को बर्दाश्त कर सकता है। बात समझे? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का देख रहे हो ना एप्लीकेशन वाइडर है। अब ये ऐसा चीज़ को वो बैन करना चाहता है ताकि असर करे वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे तुमको बहुत कुछ पता चल जाएगा। चाइना बहुत आगे है स्टूडेंट। रियर अर्थ देखो, जो रियर अर्थ मेटल्स है ना, जानते हो तुम लोग, और थोड़ा सा जूम कर लो, हाँ मैं बताता हूँ उसका नाम क्या क्या है। थोड़ा सा जूम करोगे तो वहाँ पे तुमको मिलेगा, नोट करके लिखा गया है नीचे, देखो तो एटॉमिक नंबर 57 to 71 लिखा गया है ना, वो सब तुम्हारा रियर अर्थ मेटल्स ही है। हाँ उसमें एग्जांपल दिया गया, देखो एरोफियम दिया गया है ना, बहुत सारा है ना, प्रोमोथियम दिया गया है, ठीक है, टर्बियम दिया गया, और इस तरह का बहुत सारा, थोलियम दिया गया है, और बहुत हो सकता है ना, ठीक है, पूरा लैंथोनाइट सीरीज़ का ही ये दिया गया है। अब तो समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे देखो चाइना के पास देखो बच्चे लोग कितना है, चाइना के पास रिजर्व देखो, चाइना लीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो चाइना के पास वियतनाम का है, चाइना सबसे आगे, इंडिया देखो, इंडिया भी ठीक है, नॉट बैड, इंडिया के पास भी अच्छा रिजर्व है। अब ये देखो प्रोडक्शन का मामला देखो, प्रोडक्शन के मामला में भी चाइना सबसे आगे है कि नहीं बताओ तो, है ना, 1.8 क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा, लाख टन्स होगा, हाँ समझो 1.8 लाख टन्स है। और उसके बाद देखो म्यांमार है, म्यांमार कितना पीछे है चाइना कंपैरिजन में। और यहाँ पे देखो इस तरह इस साइड में देखो तुम लोग कि क्या क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो उसमें देखोगे ज़्यादातर तुम्हारा 70% तुम्हारा लगभग कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, समझे। और आगे देख सकते हो मेटलॉजी में भी यूज़ हो रहा है, कुछ कुछ पॉलिशिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो यानी कि देखो ये रेयर अर्थ मेटल यूज होता है, बहुत कम मात्रा में यूज़ होता है, मैं इसका यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस सब में बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस होता है। नीचे देखो लिखा गया ना इसका एप्लीकेशन, देखो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में यूज़ होता है, लेजर्स में यूज़ होता है, ग्लास में, मैग्नेटिक मटेरियल और बहुत सारा जगह पे यूज़ होता है। अब जब चाइना को जब पता चला यूनाइटेड स्टेट्स को कि भाई ये ऐसा ऐसा करने वाला है, तो ये भी अपना जो लाइक माइंडेड कंट्री है उसके साथ करेगा, क्योंकि सब ये तो यूनाइटेड स्टेट्स चाह ही रहा है ना कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम है उसको थोड़ा रेजिलियंट करें, वो अपने ओर मोड़े, तभी तो फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग का कॉन्सेप्ट आया था। तो देखो यूएस ने बोला, यूएस ने अपोज किया कि भाई तुम कर क्या रहा है, ठीक है, और अपने एलाई को बोला है कि इशू एड्रेस करना होगा हमें और साथ में आना होगा ताकि चाइना पे कम डिपेंडेंट रहे। आगे देखो, अब देखो वही मैंने बताया ना, गजब बात है ना, नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी। हाँ, अब नेशनल सिक्योरिटी, अब देखो फॉरेन पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी डाल रहा है, देख रहे हो ना, कुछ भी डिसीजन ले रहा है ट्रेड का उसमें नेशनल सिक्योरिटी डाल दे रहा है। देखो अक्टूबर 2022 में यूएस ने भी सिमिलर ऐसे ही किया, और वो साइटिंग द सेम क्लॉज नेशनल सिक्योरिटी। हाँ, चाइना भी वही किया है फिर, यानी कि दोनों का वही हो रहा है स्टूडेंट, सिमिलर वही चीज़ बताया गया यहाँ पे, ठीक है। इट सेड दैट चाइना वाज यूजिंग द आइटम्स एंड कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एडवांस, क्योंकि ये लोग, इन लोग का ऐसा मानना है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन कर दिया ना बहुत सारे सामान, टेक्नोलॉजी सब, चिप सब, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को डर है कि जो भी चिप ले जाता है, जो भी टेक्नोलॉजी ले जाता है, वो एडवांस मिलिट्री को एडवांस कर रहा है, समझे। अब मिलिट्री को एडवांस करेगा तो इसका किसको नुकसान होगा, यूनाइटेड स्टेट्स को ही नुकसान होगा, है ना। अपना मिलिट्री सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मास डिस्ट्रक्शन को, मास जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसको और बढ़ा रहा है, अपने मिलिट्री डिसीजन को और एक्यूरेसी कर रहा है, उसमें प्लानिंग लॉजिस्टिक वो सब यूज़ कर रहा है। हाँ, उसकी वजह से तुम्हारा ह्यूमन राइट्स भी वायलेशन हो रहा है वहाँ पे। आर यू गेटिंग में, तो आरोप है बाबू, ये आरोप है, समझे, ये सब आरोप लगाएगा ही लगाएगा। और देखो हर समय हांगकांग, ताइवान और जिंगजियांग, ये तीनों जगह जानते हो ना कितना सेंसिटिव है। तो इंडिया इज़ टोटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर दिस टू क्रिटिकल मिनरल्स, यानी कि जर्मनियम और गैलियम तो पूरा इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है। हाँ, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उसका मानना है कि जो चाइनीज़ ने एक्सपोर्ट कंट्रोल पे काम किया है, इससे इंडिया को शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है, मगर डिपेंड करता है कि इंडिया कैसे अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे आईसेट आया था ना यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करेंगे। यदि अभी बेटर काम कर ले तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में हमको उतना असर नहीं करे, जितना भी हमारा एलाइड पावर है उसके साथ पहले ही कोऑपरेशन कर ले, अदरवाइज बाद में दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, शुरू में ही एलाइड पावर कौन है, यूएस, यूएस ही तो करेगा, तो पहले ही हम लोग एसोसिएशन कर लेते हैं। और देखो बहुत अच्छा सुझाव है यहाँ, पता है, जिंक और एल्यूमिना जो इंडस्ट्री है हमारा, वहाँ से भी एज अ बाय प्रोडक्ट तुम्हारा निकलता है ये दोनों ही, जर्मनियम और गैलियम, तो वहाँ पे फोकस करो ना। कहने का मतलब वेस्ट रिकवरी को पे ध्यान दो अच्छे से। अब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके तुम कुछ भी निकाल लो, नो, अच्छे से और प्रोसेसिंग यूनिट ठीक करो, ताकि जिंक और एल्युमिनियम जब प्रोडक्शन हो रहा है उसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा ना, बाय प्रोडक्ट को ठीक से प्यूरिफाई करो। इधर देखो बच्चे लोग, बाय प्रोडक्ट जो निकलेगा उसको ठीक से ना रिकवर करो, वही प्यूरिफाई करो, रिकवर करोगे तो विल गेट जर्मनियम एंड, हाँ समझे, वो मिल जाएगा आपको। या फिर आप दूसरा काम भी कर सकते हो कि सब्स्टिट्यूट, कोशिश करो कि उसके बदले में क्या कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, सब चीज़ का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो उस तरफ भी आप काम कर सकते हो। तो ये बेटर सोल्यूशन रहेगा इंडिया के लिए। होप सो समझ में आ गया होगा। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्टूडेंट तुम लोग ये काम करना है, जो आईटी रूल्स आया ना, सोशल मीडिया के लिए आया है, उस पर काम कर लेना। 2021 में आया था आईटी रूल्स,
इंटरमीडिएट्स के लिए क्या है, OTT के लिए क्या है, वो सब देख लेना। फर्स्ट वन, इंटरनेट शट डाउन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या करोगे रिसर्च। हाँ 247। अच्छा, जो माइक्रोचिप का जो आया था ना एडिटोरियल, उसको थोड़ा सा देख लेना जाके, थर्ड के लिए। बाकी तो पूरा डिटेल्स में बता दिए, और बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उतना रिसर्च कर लो, दैट्स इट।